हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका कंप्यूटर का सिलेबस है, ठीक है। पहले क्या था, हमने ये जो कंप्यूटर का सिलेबस है सिर्फ सीईटी तक लिमिटेड रखा था, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि केवीएस में भी सेम सिलेबस है, इसलिए सिर्फ मैंने उस पर राजस्थान सीईटी लिखकर ये सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ाया था। अगर मुझे पता होता है कि केवीएस के लिए भी सिलेबस है और बच्चों की डिमांड होती कि सर आप हमें पढ़ाइए, तो मैं उसके लिए भी उसी समय ये पूरा कंप्लीट करा देता। परंतु एक बच्चे ने मुझे मेल किया कि सर मैंने आपसे ये सारे जो लेक्चर्स हैं कंप्यूटर के पढ़े और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं ये चाहती हूँ कि सर आप ये है ना रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये वाला टॉपिक, साथ में इसका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सोसाइटी इंडियन आईटी एक्ट, और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जो हमने सीईटी में नहीं पढ़ाए हैं वो आप प्लीज़ पढ़ा दीजिए। तो सिर्फ उन एक बच्चे के मेल पर ही मैं ये लेक्चर्स लेकर आया। फिर उसके बाद में बहुत सारे बच्चों ने भी हमें मेल किए और साथ में कमेंट भी किए हैं कि सर इसके आगे के लेक्चर्स लाइए और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो देखो, आप इस तरीके जो पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसी से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। हालांकि आप खुद देखिए, जो ये मैंने लेक्चर्स बनाए हैं कंप्यूटर के, क्या ये इनकी वर्थ नहीं है? अगर जैसे मान लीजिए ये चार्जेबल होते, मान लीजिए मैं इनकी फ़ीस चार्ज कर रहा होता, या फिर आपने कोई फ़ीस देकर किसी इंस्टीट्यूट से ये पढ़ रहे होते, तो क्या आप इसी मेथड से पढ़ रहे होते? क्या इतनी आप इसमें एम्फेसिस मतलब जो अपनी एफिशिएंसी है वो दिखा रहे होते, ठीक है। अगर हाँ, तो आप फिर बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आप कभी भी फ्री की चीज़ को ऐसे मत समझिए कि इसको बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। आप ये सोचिए कि आपने इसके लिए पे किया है, ये भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर आप इसको ऐसे लेके चलिए कि आपने इसको लिए पे करा है किसी इंस्टीट्यूट में जाके, और फिर आप वो चीज़ ग्रैब कर रहे हैं, तो आपके पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। हालांकि देखो, मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करने वाला, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब हम किसी चीज़ के लिए पे करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पैसे वेस्ट ना हो जाए, और जब हमें कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। हालांकि आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर कि जो हमने कंप्यूटर के लेक्चर्स बनाए हैं, क्या ये वैल्यूबल हैं या नहीं है, या एवं ही है, ठीक है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप कमेंट्स सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। मेल भी कर सकते हैं, जैसा चाहें आप। अब देखिए, जो ये केवीएस का जो कंप्यूटर का सिलेबस है, 80% तो हमने सीईटी में आपको कवर करा दिया। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो करा रहे हैं, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसका लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, केवीएस नाम से ही आया है, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसका पार्ट 1 हम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा वो देख लीजिए। अब इसका हम पार्ट 2 कर रहे हैं आज, ठीक। अब एक बच्चे का मेल और आया, कमेंट आया कि सर ये 10 मार्क्स का नहीं 20 मार्क्स का आएगा। तो आप है ना, आप मुझे मेल करेंगे कि सर ये मेरा सिलेबस है और ये 20 मार्क्स का है, इसमें से जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो पढ़ाइए, तो फिर उनके लिए भी वो लेक्चर ले आएंगे, ठीक है। या यही है उसमें या क्या है, तो आप मुझे मेल करिए, तब मैं उसको देख पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जहाँ से ढूंढा था मुझे नॉन टेक्निकल वाला नहीं मिल रहा था। चलो आ जाइए, आगे चलते हैं। ये डिजिटल सिग्नेचर हो गया, एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट फॉर ई गवर्नेंस हो गया, मोबाइल स्मार्टफोन इन्फॉर्मेशन कियोस्क। तो ये वाले टॉपिक्स हम देखेंगे, इनको कंप्लीट कर लेंगे आपके एग्जाम से पहले, अभी कर लेंगे कंप्लीट। एग्जाम तो आपका मार्च के अंदर है, ठीक है, शायद 2 मार्च को है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, एग्ज़ाम आपका 2 मार्च को है। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको 10 फरवरी से पहले ही ये सारा टॉपिक कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपके रिमेनिंग, ये सारे 10 फरवरी से पहले करा दीजिए, जिससे आप इनका बार बार रिवीजन कर सकें, और 10 के 10 क्वेश्चन या 20 के 20 जो क्वेश्चन हैं वो आप एग्जाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उनको सॉल्व कर सकें। देखो, आपने अगर पूरी पिक्चर देखी, आपको पता है कि देखो मैंने लेक्चर्स जिस तरीके से बनाए, इसमें क्या पूरी फिल्म दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। जो पूरी फिल्म होती है, आपने पूरी पिक्चर देखे जा रहे हो, पूरी चीज़ें पूरा ग्रंथ समझ के जा रहे हो। अब वो कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, तो आप उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी करके आ सकते हैं। आपने अगर नहीं पढ़ा है, कहीं भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बिल्कुल नया क्वेश्चन आ गया, तो आप उसमें एनालिसिस कर सकते हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि आप उसमें एनालिसिस करें, ठीक है। आपको ये नहीं है कि देखो एक आध क्वेश्चन कोई टीचर है, जैसे मान लो मैं इसके नोट्स बना सकता था, जैसे मान लीजिए ये है सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं यहाँ पे बस लिख देता। इसमें क्या होता है, डेटा को रिसीव किया जाता है, ठीक है, डेटा को सेंड किया जाता है, डेटा को क्या करते हैं, सिक्योरिटी दी जाती है। ये 3-4 पॉइंटों में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट बना के लिख देता। अब उससे क्या होता है, आपको ये चीज़ें कभी है ना आगे चल के मतलब आप एक स्टोरी की तरह इनको कनेक्ट नहीं कर पाते। तो मेरा ये कोशिश रही है कि मैं जो भी चीज़ समझाई जाए वो आपको बिल्कुल ऐसे समझ में आए कि अगर आपसे कोई और बंदा आगे पूछ ले तो आप उसको पूरी हिस्ट्री बता सकते हैं। अगर आपको इतिहास पता है, आपको प्रेजेंट पता है, और आपको उसका फ्यूचर भी पता चल जाएगा, ठीक है। आप उसमें एनालिसिस कर सकते हैं। फ्यूचर क्या है, हमारा एग्जाम ही है। आप जो एग्जाम देने जाएंगे वही तो फ्यूचर है। जिस दिन आप एग्जाम दे रहे होंगे वो क्वेश्चन आ रहा होगा आपके सामने, ठीक है। फिर आपके सामने पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, पूरा प्रेजेंट आ जाएगा। अच्छा, हिस्ट्री मैंने ये पढ़ी थी, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी,
अभी प्रेजेंट में ये चीज़ें चल रही हैं। अभी आज जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इनको दोनों को मिक्स करा के उसमें आप उस आंसर तक जरूर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपनी तैयारी को करना चाहिए। अभी कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, ह्यूमन रिसोर्सेज ये हमने देखे थे। फिर उसके बाद में हमने टूल्स चालू कर दिए थे। टूल्स में हमने सबसे पहले क्या देखा था, ट्रांसमिशन मीडिया, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि ये सारी चीज़ें उसमें समझा दी गई हैं, तो आप ऐसा करें पार्ट 1 में इन चीज़ों को देख लेना, ठीक है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और आपके एग्जाम में तो इसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। तो ये इसको जरूर देखे जाइए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से समझ के जाना। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेडियो वेव्स है ना। रेडियो वेव्स को क्या समझे, देखो हमारे घर में एक डिवाइस होता है, इस तरह का डिवाइस आपने सभी ने देखा होगा और इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती थी। जैसे आप इस गोले को घुमाएंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती थी और हर फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग प्रोग्राम चलते रहते थे और ये वॉल्यूम का बटन होता था और इसमें 2 एंटीना लगे रहते थे। तो इसको क्या है, रेडियो बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता था। अभी रेडियो वेव्स होती क्या हमें समझना चाहिए, क्योंकि देखो आर्ट्स के बच्चे हैं वो तो कुछ नहीं समझ पाते हैं कि बट रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, बस नाम जानते हैं, इनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। ये हैं क्या, क्यों ओरिजिनेट हुई। साइंस के बच्चे तो सब जानते हैं इनके बारे में, तो हमें भी जानना है। हम आर्ट्स के हैं तो क्या होगा, हम भी जानेंगे इनको, ठीक है। आ जाइए, कैसे जानेंगे, ऐसे जानिए कि पहले एक खाली पेपर लेते हैं, ठीक है। खाली पेपर ऐड कर लेते हैं। ये खाली पेपर हमने ऐड कर लिया। मैं अभी आपको दिखाई नहीं दूंगा 2-4 मिनट के लिए। ये देखना चाहते हो, चलो मैं आ जाता हूँ। कॉपी कर लेता हूँ इसको यहाँ से, ये मैंने कॉपी कर लिया और ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं भी आपके सामने आ गया हूँगा। अब देखिए जो रेडियो वेव्स है ना, जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष, सुदूर अंतरिक्ष से क्या होती है, ये वेव्स चल कर आती हैं, है ना। जो बहुत दूर से चल के आ रही हैं उनका नाम क्या दिया, कॉस्मिक रेज, ठीक है। कॉस्मिक क्यों दिया, कॉस्मोस, अंतरिक्ष से चल के आ रही है, ठीक है। ये इनकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत पास में होती है, इस तरीके से चलती हैं और जैसे जैसे ये बहुत दूरी तक ट्रैवल करती है तो इनकी फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ होती है, जैसे ये एक फ्रीक्वेंसी हो गई, यहाँ से ऊपर जाकर ये नीचे आई, ठीक है। ये थोड़ा क्लियर अच्छे डायग्राम नहीं बन पाते हैं यार, क्योंकि पेन को हवा में रखना पड़ता है और इसको हाथ नहीं रख सकते, है ना। आप ऐसे ले लीजिए वापस से, ये हमने ये फ्रीक्वेंसी बनाई और जैसे जैसे आगे जाती जाएंगी ये, तो क्या होगा, इनकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। अब जैसे मान लीजिए ये हो गए ट्रफ। अब ये जो दो ट्रफ्स दिख रहे हैं, मतलब यानी आप इनको ऊपर वाले मान लीजिए या नीचे वाले मान लीजिए, तो इन दोनों की जो बीच का डिस्टेंस होता है इसी को ही वेव लेंथ बोला जाता है। मतलब एक वेव आएगी और दूसरी वेव तक उसके बीच के जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है, वेव लेंथ बोला जाता है, ठीक है। ये हो गई एक धारा जो चलती है उसकी लेंथ को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इनके ट्रफ से डिटरमाइन किया जाता है, चाहे ऊपर के हो या नीचे को, इनसे हम इनका डिटरमाइन कर लेते हैं कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। अब हर जो वेव्स हैं उनको हमने क्या है, कैटेगराइज कर दिया। कुछ वेव्स क्या होती हैं, उनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ही कम होती हैं और कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा वाली और सबसे कम वाली, तो इनके नाम हमें पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है कॉस्मिक, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ नाम, कॉस्मिक रेज, ठीक है, कॉस्मिक रेज। फिर गामा रेज, ठीक है। फिर एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट का यूवी कर दिया है। उसके बाद में विजिबल आ जाएगी, ठीक है, विजिबल रेज, ठीक है। फिर आ जाएगी इसके बाद में विजिबल इंफ्रारेड रेज, ठीक है। फिर इंफ्रारेड का माइक्रोवेव, ठीक है। फिर रेडियो वेव्स, ठीक है। अब ये देखो मैंने ये जो ऑर्डर लिखा है आपके सामने कि सबसे कम जिसकी वेवलेंथ होती है वो कॉस्मिक रेज होती है और सबसे ज़्यादा जिसकी वेवलेंथ होगी वो कौन सी होगी, रेडियो वेव्स होगी। और इसीलिए क्या होता है, जो जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी तो वो बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तक ट्रैवल भी आसानी से कर सकती है, ठीक है। ये टाइम कम लेती है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो वो क्या जल्दी दूसरी जगह पर पहुँच जाएगी और जिसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होगी तो उसको टाइम लगेगा जाने में, ठीक है। पर ये बहुत दूरी से चल के भी आती है, ऐसे याद करें, ठीक है। अब जो रेडियो वेव्स हैं इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इनके जो वेव्स हैं, एक वेव से लेकर दूसरी वेव के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है,
सबसे ज़्यादा है किसका, रेडियो वेव्स का। ऐसे याद करें, एक वेव से दूसरी वेव, ऐसे कर लिया तो ये वेव लेंथ हो गई दोनों के बीच की, ठीक है। ये अगर 1 है तो ये भी 1 है, इनके डिस्टेंस बिल्कुल सेम इक्वल होता है, ठीक है। अब ये रेडियो वेव्स हो गई। अब जो उससे कम होती है उनको माइक्रोवेव्स, जिसकी वेवलेंथ और थोड़ी कम होगी तो वो कौन सी होगी, माइक्रोवेव्स हो जाएंगी। फिर उससे कम होगी वो इंफ्रारेड वेव्स हो जाएंगी, उससे कम होगी फिर विजिबल रेज हो जाएंगी, उससे कम होगी वो यूवी रेज हो जाएंगी, उससे कम क्या होगा, वेवलेंथ, ठीक है, ये याद रखना, एक्स रेज हो जाएंगे, और उससे कम की गामा रेज की हो जाएंगी, और सबसे कम किसकी हो जाएंगी, कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगी। अब इसको याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, देखो इसको याद करने का बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, अभी 1 सेकंड में आपको याद करवा देंगे, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। ये मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ ना यार, यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम वापस से उसी पेज पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, ये गामा है, गामा के बाद में यहाँ पे कॉस्मिक रेज हो जाएंगी, सी लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको ऐसे बोलिए, इधर से जिसकी वेवलेंथ कम होती है ना, वहाँ से जिधर की तरफ वेवलेंथ बढ़ती जाती है, हमें उस डायरेक्शन में इसको याद रखना है। तो इसकी ट्रिक कैसे बनाई जाएगी, छोटी गर्ल XUV में बैठ कर बोली आई एम रेडी, ठीक है। बोलो वापस से मेरे साथ में, छोटी गर्ल XUV, महिंद्रा की 700 XUV कार आती है, वो याद कर लीजिए, CG, छोटी गर्ल XUV कार में बैठ के बोली आई एम रेडी, है ना। C से हो जाएगा कॉस्मिक रेस, G से हो जाएगा गामा रेस, X से हो जाएगा एक्स रे, U से हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेस, V से हो जाएगा विजिबल रेस, I से हो जाएगा इंफ्रारेड रेस, M से हो जाएगा माइक्रोवेव, और R से हो जाएगा रेडियो वेव रेस। अगर देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाए, ठीक है, असेंडिंग का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम, कौन सा बढ़ रहा है, असेंड हो रहा है, बढ़ रहा है क्रम वेव लेंथ का, एक वेव से दूसरी वेव लेंथ के बीच की दूरी बढ़ रही है, तो इसको किस तरीके से अरेंज करेंगे, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। छोटी गर्ल XUV में बैठ के बोली आई एम रेडी, मतलब कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर UV रेज, फिर विजिबल रेज, फिर इंफ्रारेड वेव्स, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स, इस तरीके से इन रेज को याद करना है। अगर डिसेंडिंग आ जाएगा, घटते हुए क्रम में जो उनकी क्या होता है, ये वेवलेंथ होती है, इसके घटते क्रम में इनको अरेंज करें, तो इस तरीके से अरेंज कराइए। इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये इसलिए पूछे जाते हैं कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कौन सी रेज कितनी वेवलेंथ डिटरमाइन करती है, इसलिए इस तरीके से पूछे जाते हैं। पर हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक से ही आपको याद करा दिया, तो अब आपके एग्जाम में क्या होगा, आसानी से इस तरीके जो क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको डील कर सकते हैं। आ जाइए, अब देखिए रेडियो वेव्स को समझते हैं। देखो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, जब आप समझ गए, ठीक है। रेडियो वेव्स है तो इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी जो फ्रीक्वेंसी क्या, इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये वेवलेंथ दिख रहा है, ये एक वेव आई है ना, एक वेव ये यहाँ से यहाँ तक गई, ये क्रेस्ट हो गया और ये ट्रफ हो गए नीचे वाले, ठीक है। क्रेस्ट बोल सकते हैं, ऊपर के सिरे और नीचे के ट्रफ्स हो गए, ये वेवलेंथ हो गई, ठीक है। और ये वेवलेंथ यहाँ भी, तो ये क्या है, एक वेव की जो लेंथ होती है वो सभी जगह बराबर होगी। देखो यहाँ भी, ये यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है, जहाँ पे बीच में से अपन उसको नापते हैं, जहाँ से वो वापस से टर्न लेती है। आ जाइए, अब देखिए रेडियो वेव्स। रेडियो तरंगें आसानी से उत्पन्न की जा सकती हैं, ठीक है, इनको आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन में किया जाता था। अब देखिए, तथा लंबी दूरी तक पहुंच सकती हैं, ऊंची इमारतों व अन्य बाधाओं को ये आसानी से पार कर जाती हैं, अतः डाटा संचारण में इन तरंगों का बहुतायत से उपयोग हो रहा है। रेडियो तरंगे प्रेषित, है ना, ट्रांसमीटर से सभी दिशाओं में विचरण कर सकती है। अब क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नॉन वायर्ड कम्युनिकेशन, जिसमें तार का इस्तेमाल नहीं होता। तो सबसे पहली कौन सी पढ़ रहे हैं, रेडियो वेव्स का पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, माइक्रोवेव्स पढ़ेंगे। इस तरीके से हम ये सारी पढ़ लेंगे तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आ जाइए, जैसे प्रेषक व प्राप्त करता, जो सेंडर है और जो रिसीवर है, एक ही पंक्ति में रहना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं में से आपके स्टेटमेंट बन जाएंगे कि यार रेडियो वेव्स में एक ही पंक्ति में रहना जरूरी है या नहीं। तो कोई ज़रूरी नहीं, किसी भी डायरेक्शन में बैठ जाओ। जब नॉन वायर्ड कम्युनिकेशन है तो कहीं भी कोई सा भी बंदा बैठ सकता है, ठीक है। मैं दिख रहा हूँ आपको, क्लियर दिख रहा हूँ कि ऐसे ही दिख रहा हूँ। यार देखो, आज क्या है, घर में हुई है सफाई, ठीक है, यहाँ पर हुई सफाई, तो ये सारा सामान ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा है। हालांकि मैं दिखा सकता हूँ आपको, पर देखे क्या करूँगा, छोड़ो, पढ़ लेते हैं, जाओ, ठीक है। रेडियो संचार टेलीग्राम संदेशों के प्रसारण में काफ़ी समय से प्रयुक्त हो रहा था तथा संचार कम संचारण गति एवं न्यून आवृत्ति पर होता था, किंतु अब रेडियो प्रसारण वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी तथा सुपर हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहा है। पहले जब इसको पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था तो कैसे किया जाता था, बहुत ही कम न्यून संचार, है ना, जो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पे इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब इसको वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और सुपर हाई फ्रीक्वेंसी में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रख लें। आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। ये अब आ जाओ माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन, ठीक है। दूसरे नंबर की कौन सी हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, ये दूसरे नंबर की, ठीक है, ये वाला
इसको पढ़ते हैं। अब देखिए ये माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन, अब इसमें क्या है, ये आपके सामने माइक्रोवेव्स हो गई। माइक्रोवेव्स में भी क्या होता है, जैसे 0 गीगाहर्ट्ज से लेके 40 गीगाहर्ट्ज, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल माइक्रोवेव बैंड बोला जाता है। ठीक है, 0 से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज तक, मतलब पहले मतलब पूरा आज से मतलब पहले के ज़माने में, मान लीजिए पहले का ज़माना मतलब जब इसका बिगिनिंग हुआ था, अभी तक मतलब 10-15 साल पीछे की बात ले लीजिए। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते थे, माइक्रोवेव्स के कौन से बैंड इस्तेमाल करते थे, 0 गीगाहर्ट्ज से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज तक के बैंड्स का इस्तेमाल करते थे, जब तक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। ठीक है, 3G 4G ये नहीं आए थे, उससे पहले हम क्या करते थे, ट्रेडिशनल माइक्रो बैंड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर हम अब कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, मिलीमीटर वेव बैंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस ये नाम याद रख लीजिए आप। इसमें गीगाहर्ट्ज याद रखना चाहें तो 50 गीगाहर्ट्ज से लेकर हम 100 गीगाहर्ट्ज तक के बैंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये किसमें, माइक्रोवेव्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना, 0 से लेकर 40 ट्रेडिशनल माइक्रोवेव बैंड्स हो गई, और अभी जो लेटेस्ट है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिलीमीटर वेव बैंड्स हो गई। कौन सी, 50 गीगाहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो माइक्रोवेव्स होते हैं इसमें कुछ बैंड्स होते हैं, जैसे L, S, C, X, KU, का बैंड, यू बैंड, ई बैंड, है ना। तो इस तरीके से इनके नाम होते हैं। तो बस एक बार नाम पढ़ लीजिए, एग्जाम में आ जाएगा, तो आप इतना श्योर है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ आप देखो, सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सूक्ष्म तरंग प्रसारण। ठीक है, उच्च आवर्ती हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगों के माध्यम से होता है। इस माध्यम, देखो हाई फ्रीक्वेंसी कैसी, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और सुपर हाई फ्रीक्वेंसी किस में इस्तेमाल कर रहे थे, रेडियो वेव्स में इस्तेमाल कर रहे थे। परंतु माइक्रोवेव्स में हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, HF। ठीक है, ये याद रखना है। आ जाइए आप, इस माध्यम का उपयोग कर केबल डालने की समस्याओं से बचा जा सकता है। आपको क्या है, केबल डालनी नहीं पड़ती है, आप माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन आसानी से कर सकते हैं। जिन स्थानों पर केबल डालना दुष्कर होता है वहाँ ये माध्यम काफ़ी उपयोगी होता है। ठीक है, अब आपने सुना होगा माइक्रोवेव्स में खाना पका लो, तो उसमें भी क्या होता है, माइक्रोवेव्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो इस माइक्रोवेव्स में भी इसी माइक्रोवेव के नाम पर ही उसका नाम माइक्रोवेव पड़ा हुआ है। ठीक है, माइक्रोवेव ले आते हैं ना घर में खाना पकाने के लिए, गर्म करने के लिए, पिज़्ज़ा बनाने के लिए, पेटीज गर्म करने के लिए। ठीक है, कभी किसी ने देखा हो तो बनाया होगा, किसी घर में भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव्स केवल एक सीधी रेखा में चल सकती हैं, इसलिए इसका कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, इनके मार्ग में अगर कोई बड़ी इमारत आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है कि माइक्रोवेव्स का कम इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि ये केवल सीधी एक रेखा में ट्रेवल करती हैं। अपन को तार बिछाने की जरूरत नहीं, वेव्स ही हैं जो सीधे जा रही हैं। ठीक है, इसीलिए इनके मार्ग में कोई बड़ी इमारत, पहाड़ या अन्य बाधा आ जाने पर इन्हें पार नहीं कर सकती। अतः यह आवश्यक होता है कि प्रेषण जो ट्रांसमीटर होता है और जो रिसीवर होता है वो एक सीधी लाइन में ही होने चाहिए। ठीक है, लाइन ऑफ साइट मतलब दिखाई, मतलब जहाँ तक आप देख रहे हैं सीधी लाइन ऑफ साइट क्या होती है, जो आप देख रहे हैं तो वो आपकी आँख की सीधी दिशा में इस तरीके से होना चाहिए। इसके लिए प्रेषण एंटीना ग्रही एंटीना की काफ़ी ऊंचाई पर एवं सीधी रेखा में लगाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक टावर यहाँ लगा दिया, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए एक टावर अपन ने यहाँ लगा दिया और एक टावर यहाँ लगा दिया, ठीक है, और एक टावर यहाँ लगा दिया, तो ये क्या होगा, ये इधर आ गया, ये ऐसे मुड़ गया, तो क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा, माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, सारे जितने भी टावर्स होते हैं वो, जैसे मान लीजिए यहाँ लगाया, दूसरा टावर यहाँ लगाया, तीसरा टावर मान लीजिए यहाँ लगाया, तो इस तरीके से तो जा सकता है क्योंकि सीधी रेखा है। इसके लिए इस टावर तक की सीधी रेखा होनी चाहिए, इस टावर से लेकर दूसरे टावर तक के बीच की सीधी रेखा होनी चाहिए, इसके बीच में जो टावर हो उनके बीच में सीधी रेखा होनी चाहिए। हालांकि ये देखो ये सीधी रेखा नहीं दिख रही, पर टावरों के बीच में आप ये देखिए जो लाइन है, ये एक टावर से दूसरे टावर के बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, वो सीधी रेखा के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आ जाइए देखो, पहाड़ियों अथवा ऊंचाई स्थानों पर लगे टावर वास्तव में माइक्रोवेव टावर ही होते हैं। अब जो पहाड़ियों और ऊंचाई पे जो टावर लगाए जाते हैं वो कौन से टावर होते हैं, सीधा सीधा स्टेटमेंट यहीं से आपके एग्जाम में उठा के पूछ लेगा कि पहाड़ियों पे जो आपने टावर देखे हैं वो कौन से टावर होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, माइक्रोवेव टावर होते हैं। बिल्कुल ईजी, अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो। ठीक है, दूरी अधिक होने पर पृथ्वी की गोलाई भी सीधी दृष्टि रेखा में बाधक बन जाती है, फलस्वरूप संचारण बाधित हो जाता है। इस समस्या का हल प्रेषक व ग्राही जो सेंडर और रिसीवर के बीच क्या करते हैं, रिपीटर्स लगा के, रिपीटर्स हमने पहले समझा दिया था, रिपीटर्स का इस्तेमाल करते हैं अपन सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, लगा कर किया जाता है। सामान्यतः हर 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर ये रिपीटर्स लगाए जाते हैं, तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं। 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर हमको क्या लगाने होते हैं, रिपीटर्स लगाने होते हैं। दो एक के बाद एक आने वाले रिपीटर सीधी रेखा में होने चाहिए।
ठीक है। माइक्रोवेव संकेत दूरी के साथ कमज़ोर भी पड़ जाते हैं। रिपीटर्स इन संकेतों को परावर्तित मतलब एम्पलीफाई कर देता है, उनकी क्वालिटी को एनरिच कर देता है, बढ़ा देता है। माइक्रोवेव संचारण अपेक्षाकृत सस्ता साधन है, किंतु यह मौसम पर आधारित है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए मौसम बहुत ख़राब है तो क्या हम जो माइक्रोवेव से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं वो ईजिली हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मौसम ख़राब है तो क्या होगा, जो सिग्नल्स पुअर कर देगा, उनकी क्वालिटी को गिरा देगा और जनरली जो बातें कर रहे होते हैं ना उनमें विविधता आ जाती है। मतलब इस तरीके से आप देखेंगे कि खर आवाज़ सही नहीं आना, है ना, कनेक्शन कट जाना, इस तरीके कब होते हैं, मौसम जब ख़राब होता है तो उसमें ये समझ जाइए कि माइक्रोवेव का कम्युनिकेशन दे रखा है हमें, ठीक है। खराब मौसम में संचारण की गुणवत्ता घट जाती है। माइक्रोवेव संचारण अधिकांशतः लंबी दूरी के टेलीफोन संचार, सेलुलर फ़ोन, टेलीविज़न कार्यक्रम प्रसारण आदि में प्रयुक्त होते हैं। आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है? सैटेलाइट क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये आपके सामने देखो, ये पृथ्वी है उधर वाली और ये हो गया सैटेलाइट, ये तो अर्थ हो गई और सैटेलाइट हो गई। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो अर्थ का जो इक्वेटर है उसके पैरेलली, मतलब जो इक्वेटर की बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी तो उसी सीधी रेखा में ये एक ही जगह पे घूम रहा है ना। जब ये एक ही जगह में घूम रहा होता है, मतलब इस जगह पे इसको लोकेट कर दिया, इसकी लाइन को, या यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, किसी भी एक जगह पॉइंट आउट कर देते हैं सैटेलाइट को, ठीक है। तो अर्थ के इतने ही एरिया पे जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे ये भी क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। अर्थ मान लीजिए यहाँ से 10 किलोमीटर घूमी तो ये भी यहाँ से मान लीजिए 50 किलोमीटर घूम जाएगा, परंतु क्या होगा, ये इस 10 किलोमीटर वाली रेंज को हमेशा पकड़ के रखेगा, इस एरिया पे ही इसकी सैटेलाइट बना रहेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना। जियो स्टेशनरी मतलब ये अपनी क्या होता है, ये ऑर्बिट के अंदर स्टेशन होता है, रुका हुआ रहता है, मतलब रुका तो नहीं रहता है, ये मूव करता रहता है, पर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी जगह पे पोजीशनड कर दिया गया है, ठीक है, इतना समझ गए। और दूसरे टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं जियो सिंक्रोनस। वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी 4:05 पे इस जगह पे सैटेलाइट की पोजीशन है, तो 8 बजे क्या होगा, इस जगह पहुंच जाएगी, 9 बजे क्या होगा, वापस घूम के यहाँ आ जाएगी। तो इस तरीके से ये 8 की पोजीशन में मूव करता है। जैसे ये गोल गोल घूम रहा है ना, ये वाला स्टेशनरी तो गोल घूमता है, और वो क्या करता है, वो भी क्या है, अर्थ के साथ ही सिंक्रोनस रहता है, परंतु ये थोड़ा इसकी डायरेक्शन ऐसे ना होकर ये ऐसे होगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, फिर ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो अर्थ पे मोमेंटम इसका किस तरीके से होता है, 8 के शेप में मूव करता है। कौन सा, जो जियो सिंक्रोनस होता है, ठीक है। और जियो स्टेशनरी होगा वो इस जगह पे स्टेशन रहता है। अच्छा, यहाँ पे इनके बारे में समझते हैं। देखो जनरली जो सैटेलाइट ये प्लेस किए जाते हैं कितने, अर्थ से 36,000 किलोमीटर ऊंचे, 30,000 किलोमीटर ऊपर, अप, ऐसे याद करिए, 36,000 किलोमीटर ऊपर इनको प्लेस किया जाता है। और ये एग्जाम में 50 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 50 बार क्या, हज़ारों बार पूछा गया है तो क्वेश्चन, ठीक है। जो सैटेलाइट को अर्थ से ऊपर, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट अर्थ से कितना 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्लेस किए जाते हैं, ऐसे याद रखना। कम्युनिकेशन, जिनसे हम कम्युनिकेशन साधते हैं, ठीक है। नॉर्मल सैटेलाइट है उनको अलग अलग पोजीशन, अलग अलग ऑर्बिट में स्टेबल कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ सैटेलाइट है वो नियो, लियो ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स के नाम है, नियर अर्थ ऑर्बिट हो गया, लियो लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, उनमें भी प्लेस किए जाते हैं, जिनकी हाइट कितनी होती है, किसी की 3,000 किलोमीटर, किसी की 4,000 किलोमीटर, ऐसे भी प्लेस किए जाते हैं। परंतु हमारे क्या है, सैटेलाइट इतना डेप्थ में हमें जाना नहीं है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हम, कम्युनिकेशन वाले सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाए जाते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। इस संचारण में सूक्ष्म तरंगें, कौन सी, माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म कौन सी होगी, माइक्रोवेव्स, ठीक है, तरंगे संकेतों का ही उपयोग किया जाता है, जो अपन ने पहले नंबर पे देखी थी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। किंतु इनकी आवृत्ति भूमि पर माइक्रोवेव संचारण में प्रयुक्त होने वाले संकेतों से अधिक होती है। संचार उपग्रह सामान्यतः भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। भूमध्य रेखा क्या होती है, इक्वेटर, इक्वेटर जो अर्थ को 2 इक्वल पार्टों में बांटती है उसे भूमध्य रेखा बोला जाता है। और जो अर्थ पे मतलब इस इक्वेटर से अपन ये नापेंगे तो ये कितना ऊपर होगा, 36,000 किलोमीटर ऊपर की तरफ चला जाएगा ये, है ना। पर एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित करते हैं, जो मैंने आपको पीछे ही बता दिया। भू स्थिर कक्षाओं में उपग्रह की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति पृथ्वी के घूर्णन की गति के बराबर होती है। जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे ये भी घूमेगा, पर ये इसी पोजीशन पर हमेशा रहेगा। जैसे ये 5 बजे भी इसी लोकेशन पे था तो 12 बजे भी इसी लोकेशन पे रहेगा, 10 बजे भी इसी लोकेशन पे रहेगा, 11 बजे भी इसी लोकेशन पे रहेगा। ये अपनी लोकेशन चेंज नहीं करते हैं, कौन से, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है। अतः ये उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष सदैव एक ही बिंदु पर
पर स्थित रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए, संचार उपग्रह को एक माइक्रोवेव रिले स्टेशन माना जाता है। ठीक है, माइक्रोवेव रिले स्टेशन माना जाता है क्योंकि सीधे वहाँ तक क्या होती है, आपकी जो मान लीजिए ये एक स्टेशन हो गया, यहाँ से आपने कुछ भेजा तो वो यहाँ जाएगा, यहाँ से भेजेंगे तो ये दूसरी जगह पे आ जाएगी, मतलब जो डेटा ही तो भेजा जा रहा है। तो उपग्रह के अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण सीधी लाइन ऑफ साइट की समस्या भी नहीं रहती है। भूमध्य रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं। इसके संकेत पृथ्वी के किसी भी स्थान पर प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है, पर आपके एग्जाम में शायद ही आए, पर आप इसको समझ लीजिए। अगर आपको पूरी पृथ्वी को कवर करना है तो आपको कितनी सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप 3 सैटेलाइट से पूरी पृथ्वी के ऊपर कवर कर सकते हैं। एक सैटेलाइट मान लीजिए यहाँ लगा दी, दूसरी सैटेलाइट यहाँ लगा दीजिए, तीसरी सैटेलाइट यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, ये इस तक सिग्नल भेज देगा, ये इस तक सिग्नल भेज देगा और ये इस तक सिग्नल भेज देगा। अब क्या होगा, आपने यहाँ से कोई सिग्नल भेजा इस जगह के लिए, यहाँ सिग्नल भेजा इस जगह से, तो क्या होगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यूँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो ये क्या होगा, सिग्नल्स को आसानी से कवर कर सकते हैं। पूरी ग्लोब को 3 सैटेलाइट आसानी से कवर कर लेती हैं। ये वाली लाइन ये बता रहा है। आ जाइए, अब देखिए, उपग्रह संचारण में 3 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति के संकेतों को पृथ्वी से प्रेषित द्वारा अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह को भेजा जाता है। लंबी दूरी 36,000 किलोमीटर तय करने के कारण संकेत क्षीण हो जाते हैं, मतलब कमज़ोर पड़ जाते हैं। अतः उपग्रह पर लगे ट्रांसपोर्टर है ना, ट्रांसपॉन्डर्स लगाए जाते हैं, द्वारा इन संकेतों को शक्तिशाली बनाकर पृथ्वी पर दोबारा भेज दिया जाता है। और ट्रांसपॉन्डर्स का काम क्या है, जो हमारे सिग्नल्स हैं ना वीक पड़ गए हैं, उनको वापस से क्या करना है, री एनर्जेटिक करना है, उनको वापस से शक्तिशाली बनाना है। ट्रांसपॉन्डर्स, इनका नाम याद रख लेना। ठीक है, ट्रांसपॉन्डर्स ये याद रखना है आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पृथ्वी पर इन संकेतों को कितने ही ग्रही रिसीवर्स द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उपग्रह को संकेत प्रेषित करने व प्राप्त करने के लिए अलग अलग आवृत्तियां काम में ली जाती हैं, जिससे ये संकेत एक दूसरे से बाधित नहीं होते। बहुत सारे बच्चों को ये भी लग रहा होगा यार बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो देखो ये बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, ये तो सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है। ठीक है, अगर डिटेल में पढ़ाएंगे तो बहुत डेप्थ वाले टॉपिक्स हैं, ये बहुत लंबे चलते हैं। ये तो सिर्फ आपके एग्जाम में जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, तो उसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमको पढ़नी ही पड़ेगी, ये सैटेलाइट्स पढ़नी ही पड़ेंगे, जियो स्टेशन समझना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं समझोगे और वहाँ पर ये आ जाएगा कि जो हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट को प्लेस करते हैं वो कितनी ऊंचाई पे करते हैं, तो 36,000 किलोमीटर पे करते हैं। ठीक है, तो कौन सी ऑर्बिट में करते हैं, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर किया जाता है। तो ये थोड़े पॉइंट्स हैं, इनको नाम याद रखने ही पड़ेंगे। अगर आपके सिग्नल कमज़ोर पड़ गए तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसपॉन्डर का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं ये पॉइंट्स बना के आपको देता ना, तो आपको 1-2-4 पॉइंट याद रहते हैं, परंतु अब जब ये अपनी पूरी चीज़ों को समझेंगे ना शुरू से लेकर आखिर तक, तो ये आपको एक एक चीज़ याद रहेगी, स्टोरी भी याद रहेगी और चीज़ें भी याद रहेंगी। ठीक है, आई थिंक यार किसी की गाड़ी है ना ख़राब, स्टार्ट नहीं हो रही है सर्दी के कारण, तो बेचारा स्टार्ट कर रहे हैं, कोई है स्टार्ट कर रहे होंगे। लूना वूना लग रही है, आवाज़ से क्या लग रहा है आपको बताओ। ठीक है, अभी देखो पढ़ाते हुए में डिस्टर्बेंस आते हैं ना, तो ये मुझे भी अच्छे नहीं लगते, परंतु इन चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। अब देखिए, उपग्रह संचारण वापस इन लोगों, यार इतना भी पेट्रोल नहीं है भाई, बंद कर दो। ठीक है, अब आपकी गली में कोई करता हो तो जाके समझाना, हमारी गली में तो नहीं समझते हैं। ठीक है, उपग्रह संचारण का उपयोग अधिक लंबी दूरी के टेलीफोन संचारण, टेलीविज़न कार्यक्रम के प्रसारण और अंतर्राष्ट्रीय संचार आदि में किया जाता है। अब देखिए, ग्लोब पूरा कवर कर रहा है। ठीक है, तो अब दुनिया में बैठे बैठे किसी भी कोने में आप क्या है कम्युनिकेशन कर सकते हैं आसानी से। उपग्रह सुदूर व पृथक्करण स्थानों में संचार का एक अत्युत्तम साधन है, किंतु कक्षा में उपग्रह स्थापित करना अधिक खर्चीला होता है। एक जगह से दूसरी जगह मतलब लेके जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखिए, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। ठीक है, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं बताइए, आपने अपने जीवन में कभी ये इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया है क्या? आई थिंक 100% बच्चों ने इसका इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, कैसे किया होगा आ जाओ समझो। देखो यहाँ पर इसमें डेटा प्रेषण के लिए आवर्त जो किरणें होती हैं वो कौन सी होती है, इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक सस्ता, सुरक्षित तथा आसानी से काम में लिया जा सकने वाला संचारण माध्यम है। मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है और आसानी से इसको काम में लिया जा सकता है। ठीक है, इसका उपयोग मुख्यतः कम दूरी के संचारण में किया जाता है। अवरक्त किरणों संचारण हेतु प्रेषक व प्राप्तकर्ता, जो सेंडर और रिसीवर होते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है ना वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कम दूरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, मध्य कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात, एक कम दूरी के लिए, और उनके बीच में कोई हिंडर्स नहीं होना चाहिए, कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, उनके बीच में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। आवर्त किरणें संकेत
अत्यधिक तीव्र आवृत्ति पर कार्य करते हैं, जिससे इनकी डेटा संचारण गति बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, टेलीफोन, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम आदि के रिमोट में संचारण के लिए आवर्त किरणों का ही उपयोग किया जाता है। तो जितने भी रिमोट कंट्रोल है ना, उसके अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जितने भी रिमोट कंट्रोल होते हैं, मैक्सिमम रिमोट कंट्रोल, अब तो वाईफाई वाले भी आ गए, परंतु पहले मतलब आज से 10-15 5-6 साल पहले से पहले, ठीक है, जनरली क्या होता था, 99% रिमोट कंट्रोलों में क्या होता था, ये इंफ्रारेड ही इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, ये याद रखें आप। तो टेलीविज़न, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि टेलीविज़न में कौन सी वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है? टेलीविज़न के जो रिमोट होते हैं, हमारे म्यूजिक सिस्टम के कोई रिमोट हो गए, एसी के रिमोट हो गए, कोई, अब एसी के रिमोट तो वाईफाई वाले भी आ गए हैं। ठीक है, परंतु पहले की बता रहा हूँ, 10-15 साल पहले, मतलब 5 साल से पुराने पीछे की बात कर लीजिए, 2017-18 से पहले इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई नहीं हुई थी, तो जनरली क्या होता है, इंफ्रारेड वेव्स का ही इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, सभी रिमोटों में, अभी भी रिमोटों में 90% से ज़्यादा क्या होता है, रिमोट में इंफ्रारेड वेव्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसको याद रखना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी बहुत बार गलत करके आते हैं, चाहे उन्हें 10 बार बता दिया जाए। अब आ जाइए, इससे घर के भीतर लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है। किसी एक बड़े कमरे में रखे कंप्यूटर अवरक्त किरणों के माध्यम से जोड़े जा सकते हैं। आ जाइए, अब देखते हैं वाईफाई फिडिलिटी क्या है। देखो, ये वाईफाई है ना, इसकी फुल फॉर्म ही है वायरलेस फिडिलिटी, और ये जो फुल फॉर्म है, ये 50 बार एग्जामों में पूछी गई है, आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जो वाईफाई है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी है। और वायरलेस क्या है? जैसे अपने जो मोबाइल फ़ोन से आज वो वायरलेसली अपन इनको कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा दे सकते हैं, डेटा ले सकते हैं। डेटा रिसीव करने के लिए अपन को हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ता है। वो सब किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं? वायरलेस फिडिलिटी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, वाईफाई टेक्नोलॉजी पे ही तो काम कर रहे हैं। वाईफई मतलब वाईफाई नेटवर्क पर कंप्यूटर को बिना तारों के जोड़ने का काम करने वाली आज की लोकप्रिय तकनीक है। असल में ये एक वायरलेस नेटवर्क है, जिसमें WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता है, के नाम से भी जाना जाता है IEEE। अब इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉन्स IC's इंजीनियर्स पर आधारित है। वाईफाई अलायंस कंपनीज का ट्रेडमार्क है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। वाईफाई कौन सी कंपनी का ट्रेडमार्क है? अलायंस कंपनी का ट्रेडमार्क है। ठीक है, आजकल वाईफाई युक्त पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पामटॉप क्या होता है? जो पूरे आपके हाथ में आ जाता है, जो लैपटॉप और जो टैबलेट होता है ना, उसी को पामटॉप बोला जाता है। ठीक है, वीडियो गेम्स कंसोल, स्मार्टफोन, प्रिंटर्स, अन्य बहुत सी युक्तियों में इस्तेमाल होती है। वाईफाई समर्थित युक्तियाँ, वाईफाई अनेबल्ड डिवाइस, इंटरनेट से जुड़े वायरलेस नेटवर्क की पारस रेंज में आने पर बिना तार लगाए इंटरनेट से जुड़ जाती हैं। अपन इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? वाईफाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के लिए, है ना, जनरली सभी जानते हैं। ठीक है, वाईफाई का कवरेज क्षेत्र कुछ कमरों से लेकर एक शहर की सीमाओं तक हो सकता है। ठीक है, एक शहर की सीमा तक कैसे होगा कि अलग अलग पोल्स बिछा दिए जाएंगे और उन पोल्स पे वाईफाई अनेबल्ड डिवाइसेस लगा दिए जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए, वाईफाई सेल फोन, टीवी, रेडियो की तरह सूचना प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। तो वाईफाई में कौन सी तरंगें यूज़ हो रही हैं? रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पता था आपको? बताइए, आज से पहले पता था? अगर आपके एग्जाम में पूछ लेते कि वाईफाई में कौन सी तरंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कर पाते ये क्वेश्चन? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर देखो आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, शेयर कर दीजिए यार, थोड़ा बच्चे देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, और देखो हमारा भी मेहनत करने का तभी मन करता है जब वीडियोज़ पर लाइक एंड शेयर आते हैं। ठीक है, हालांकि आपसे कोई भी चार्ज नहीं किया जा रहा, तो इस चीज़ का थोड़ा सा हमारे लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए, वाईफाई संचार के लिए इस्तेमाल रेडियो तरंगें सेलफोन और रेडियो के समान होती हैं, लेकिन फ़र्क केवल इतना है कि इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज़ होती है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोल दीजिए, तो उसमें क्या होता है, ये जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं ना, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब जैसे वाईफाई टेक्नोलॉजी है, अगर आपको ये नहीं पता है कि इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज़ है ना, GH, तो ये क्या है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। जो थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ें होती है ना, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, जो सेल फोन की आवृत्ति से बहुत अधिक होती है, वाईफाई तरंगों में ज़्यादा डेटा ले जाने की क्षमता होती है। वाईफाई संचारण में 802.11 नेटवर्किंग मानकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट याद रखने, एक तो क्या है, कितने गीगाहर्ट्ज़, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़, और दूसरा इसमें नेटवर्किंग मानकों में कितना, जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं, कितने नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स कितने, 802.11, ये पॉइंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखें। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। पेन क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, मेरे पेन की गई बैटरी। ठीक है, पेन की बैटरी चली गई है, पेन अब उंगली से लिखना पड़ेगा, तो ये ऐसे उंगली नहीं करेगी काम यार,
पहले पेन को करना पड़ेगा बंद। ये लो पेन कर दिया बंद, साइड में रख दिया पेन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंसिल की उंगली काम क्यों नहीं कर रही है भाई? नहीं कर रही उंगली काम, ठीक है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, ये कितने रह गए? ब्लूटूथ, फिर उसके बाद में बस ब्लूटूथ रह गया एक, ठीक है। तो इसको कराते हैं अभी 10 मिनट में, पेन को चार्ज करते हैं, फिर यहीं से ऐड करके आगे का लेक्चर लेकर आते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये अपना ब्लूटूथ मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मैं घूम जाता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सही लग रहा होगा आपको। अब देखिए ये ब्लूटूथ डिवाइसेस सभी अवेयर हैं। ब्लूटूथ होता क्या है? ब्लूटूथ का इस्तेमाल आप सभी करते होंगे अपने जीवन में। देखो जो ब्लूटूथ है ना, ये क्या होता है, जो अपन डेटा का एक्सचेंज करते हैं, तो ये शॉर्ट रेंज, कितने रेंज? शॉर्ट रेंज तक ही डेटा का एक्सचेंज किया जा सकता है। दूसरा, इसमें अपन रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, इसमें एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनको आगे देखते हैं, चलो आगे यहाँ से पढ़ते हैं। ब्लूटूथ एक बेहतरीन तकनीक है जिसके द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपस में जोड़कर डेटा का हम क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और इसमें जो डेटा को जोड़ने के लिए हम किसमें? रेडियो तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रेडियो वेव्स याद कर लें। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में भी हम कौन सी? रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। ब्लूटूथ को अपेक्षाकृत कम दूरी के केवल कुछ ही मीटर तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके सामने अलग अलग ब्लूटूथ डिवाइस हो गए, जैसे सोनी का ये स्पीकर हो गया, ये ब्लूटूथ हेडफोन हो गया, है ना। तो इस तरीके से आ जाइए। अब देखिए डाटा संचारण के लिए फॉर्म्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। जब हमें डेटा ट्रांसमिट करना है तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नलों के रूप में एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल करता है। जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये कंटिन्यूस होते हैं, एक बार स्टार्ट हो गए तो चलते जाएंगे जब तक आप इन्हें रोकोगे नहीं, तो वेवी फॉर्म में ये आगे बढ़ते जाते हैं। पर डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? ऑन ऑफ, ठीक है, ऑन ऑफ होके चलते हैं। जैसे ये ऑन हो गया, फिर ये ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया, फिर ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया, फिर ये ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया, फिर ऑफ हो गया। नीचे वाले ऑफ है, ये वाले, ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं, ठीक है। अब देखिए एनालॉग, देखो ये क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। एनालॉग ये संकेत समय के साथ सापेक्ष सततः कंटिन्यूस रूप से निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। एक एनालॉग सिग्नल का मान दी गई पारस रेंज में से कुछ भी हो सकता है। एक टेलीफोन सिस्टम क्या होता है? एनालॉग डाटा का संचारण का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए डिजिटल सिग्नल ये ऑन ऑफ होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, ये रुक रुक के चलते हैं, ठीक है। असतत होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते, रुक रुक के चलते हैं, है ना, ऑन ऑफ होके चलते हैं। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनके डिफरेंस थोड़ा सा याद रख लें। एग्जाम में पूछ लिया तो आप किस तरह का भी पूछ लें, आप आंसर दे पाएंगे। अब देखिए एक डिजिटल सिग्नल एक दी गई पारस में से कुछ मान ही ग्रहण कर सकता है। ये संकेत ऑन और ऑफ की अवस्थाओं में संचारित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज ये नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कंप्यूटर डिजिटल डेटा काम में लेता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर में जो अपन फोटो देख रहे हैं, एक मेरी इमेज है, आप मुझे देख पा रहे हैं अभी, है ना, ऊपर स्क्रीन में, तो ये क्या है? डिजिटल सिग्नल्स हैं, ठीक है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। परंतु जब ये वायर से होकर या किसी सिस्टम से होकर जा रहे हैं तो ये किस फॉर्म में जाते हैं? तब ये एनालॉग फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। और जब ये आपके सामने प्रेजेंट होते हैं, मतलब आउटपुट जो दिखाता है वो कैसा होता है? डिजिटल होता है, ठीक है। तो एनालॉग से डिजिटल सिग्नलों में कन्वर्ट करने को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डीमोड्यूलेशन। क्या बोला जाता है? डीमोड्यूलेशन। चलो मैं एक बार चार्ट ही बना देता हूँ पहले, ठीक है। देखिए अगर आपको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना है, A to D, ठीक है, मैं पीछे लिखूँगा, यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। A to D करना है तो इसे क्या बोला जाता है? डीमोड्यूलेशन, ठीक है। और अगर आपको डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है तो इसे क्या बोला जाता है? मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से ये चार्ट, ये पॉइंट्स अच्छे से याद होना चाहिए, 1 और 2 पॉइंट, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में ये चीज़ पूछा जाता है, व्हाट इज़ डीमोड्यूलेशन, व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन। तो जब हम मॉड्यूलेशन का मतलब है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये हमारे डिजिटल सिग्नल्स हो गए, जैसे फोटो वीडियोस, है ना, डिजिटल हो गए। और एनालॉग सिग्नल हो गए कंटिन्यूस रेंज में चलते हैं, जैसे टेलीफोन वायर्स के अंदर, ठीक। तो उसको अगर हमें जो डिजिटल सिग्नल्स है उसको एनालॉग में बदलना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी कंप्यूटर पर आपने काम किया, अब जो आप काम कर रहे हैं ये तो आपको डिजिटल ही रुकना है, पर आपको इसको जब भेजना होगा तो एनालॉग फॉर्म में तार में से होता हुआ जाएगा। फिर दूसरा कंप्यूटर क्या करेगा? उस एनालॉग सिग्नल को वापस से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो ये काम कंटिन्यू
कंटिन्यूस रूप से चलता रहता है। जब भी आप सिग्नलों को भेजेंगे, जो आप भेज रहे हैं वो तो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होकर फिर वो एनालॉग से वापस डिजिटल में कन्वर्ट होकर उसके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये वाले मेथड याद रखना कि एनालॉग से डिजिटल को क्या कहता है, डीमोड्यूलेशन, और डिजिटल को एनालॉग से कन्वर्ट करने को क्या कहा जाता है, मॉड्यूलेशन। ठीक है, और यहाँ पर कंप्यूटर डिजिटल डेटा काम में लेता है। कंप्यूटर डाटा संचारण के लिए भी डिजिटल सिग्नल्स काम में लिए जाते हैं, किंतु दो कंप्यूटर के बीच डेटा संचारण में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला माध्यम क्या होता है, टेलीफोन लाइन एनालॉग सिग्नल्स ही संचारित कर पाता है। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक कंप्यूटर होगा, ये दो कंप्यूटर होगा, तो ये दोनों के बीच में कनेक्ट कौन कर रहा है, इनको कनेक्ट कर रहे हैं जो वायर, वो तो एनालॉग सिग्नल से ही तो जाएगा, फिर जो उसको रिप्रेजेंट करेगा, दिखाई देगा, वो डिजिटल में दिखा देगा। अतः डाटा संचारण से पहले कंप्यूटर द्वारा भेजे गए जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको एनालॉग संकेतों में बदला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, मॉड्यूलेशन। डिजिटल, ठीक है, तो डिजिटल को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेशन हो गया। इसी प्रकार टेलीफोन लाइन में संचारित एनालॉग, ठीक है, संकेतों को सीधा कंप्यूटर को नहीं भेजा जा सकता है। कंप्यूटर को भेजने से पूर्व एनालॉग संकेतों को क्या है, डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है, ए को डी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ऐसे कर लीजिए, ए से डी में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसे क्या बोला जाता है, डी मॉड्यूलेशन बोला जाता है। डी पास कर दीजिए, बाकी आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, ए से डी और ए से एनालॉग को डिजिटल में बदलेंगे, मतलब डी से डी मॉड्यूलेशन। इतनी सिंपल सी ट्रिक है याद रखने की। जब भी आपको ए से डी में बदलना है तो वो क्या हो जाएगा, डी मॉड्यूलेशन हो जाएगा। ये देखो डी, ठीक है, ए से डी से डी मॉड्यूलेशन याद रखेंगे, आपको यही याद रहेगा। ठीक है, अगर हमें डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, मॉड्यूलेशन का, एम। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट चले। तो देखिए ये हो गया आपका कंप्लीट। अब जाते जाते आपसे पूछ लेते हैं एक प्रश्न। ठीक है, तो बताइए जो वाईफाई है, ठीक है, वाईफाई फिडिलिटी है ना, वायरलेस फिडिलिटी अपन ने नाम पढ़ा था, फुल फॉर्म हो गई। तो जो इसमें फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है वो कितनी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो स्टैंडर्ड है, फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड वो कितना होता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। साथ में इसकी रेंज भी बता सकते हैं, वाईफाई की रेंज। ठीक है, और वाईफाई कौन से जो वेव्स है इसका इस्तेमाल करता है, इसकी वेव्स ही बतानी है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, ये कितनी रेंज इस्तेमाल करता है, इसमें कितनी वेव्स, मतलब वेव समझ गए, कौन सी वेव का इस्तेमाल करता है, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, माइक्रोवेव का इस्तेमाल करता है, इंफ्रारेड का इस्तेमाल करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करता है। इन चारों में से बताइए कि वाईफाई कौन सी वेव का इस्तेमाल करता है। ठीक है, रेंज बतानी है, इसकी रेंज कितनी होती है, कितने गीगाहर्ट्ज़ से कितने गीगाहर्ट्ज़ की इसकी रेंज है, और फ्रीक्वेंसी में आपको ये बताना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्डली यूज़ करता है वाईफाई। तो ये 3 क्वेश्चन होगा आपके सामने, 1, 2 और 3। ठीक है, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका 7 AM पे या फिर 7 PM पे। ये 2 टाइम है, थोड़ा सा इनमें ऊपर नीचे हो सकता है। सुबह के 7 बजे या फिर शाम को 7 बजे आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो में आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है उसके लिए आप हमें learn24academy@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और इसी तरीके से आप अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो ठीक है, बाय।